हेलो ऑल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल मुझे दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। पहले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो हैं जो मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर हमने एक मॉक टेस्ट दिया, स्कोर काफी पुअर था, 80 नंबर आ रहे और अब हिम्मत नहीं है कि हम एक और मॉक टेस्ट दें, अपनी और बेइज्जती करवाएं। इसलिए अब हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे और सीधा जाकर अपने एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। दूसरे बच्चे वो हैं जो फोन करके बोलते हैं कि सर मॉक टेस्ट में बहुत बुरा स्कोर आया, 80 नंबर भी नहीं टपे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने अगले मॉक टेस्ट में स्कोर को इंप्रूव करें और इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करें ताकि हम एग्जामिनेशन में जाकर थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों इन दोनों तरह के बच्चों में मुझे जो ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस लगते हैं वो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी जो मिस्टेक है उसको छुपा नहीं रहे हो, आप उस मिस्टेक पर काम करना चाह रहे हो। और आज की इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स इन दी मॉक टेस्ट। अब आप बोलोगे कि सर आप मॉक टेस्ट पे इतना जोर क्यों डाल रहे हो? दोस्तों मैं मॉक टेस्ट पे इतना जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि पढ़ना ही हमारी सिलेक्शन को गारंटी नहीं करता है। सिर्फ सिलेबस कवर करके अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो वो चीजें पुरानी हो चुकी है। अब जो करंट रिक्वायरमेंट है एचपीपीएससी की, तो वहां पर एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जस्ट लर्निंग द कंसेप्ट्स। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं और आपको रियल एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं आफ्टर गिविंग दी मॉक टेस्ट। देखिए जब हम पहला मॉक देते हैं, आप में से भी काफी बच्चों ने बड़े जोर शोर के साथ, बड़ी हिम्मत जुटा के पहला मॉक टेस्ट दिया होगा और बड़ी कोशिश करी होगी कि देखो इस मॉक टेस्ट में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था कि जब भी मैं एक साल तैयारी कर रहा होता था और उस साल का जब मैं पहला मॉक देता था तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से एक सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर किया, अब उसका मॉक टेस्ट दूंगा और लगता था कि यार कम से कम ज्यादा नहीं तो 120 से ऊपर नंबर तो आने ही आने चाहिए। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है और ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि हमने जो सोचा था उसका हम 1/5 भी नहीं कर पाए और हमारे जो स्कोर है वो 80 से भी कम आए। तो आफ्टर फर्स्ट मॉक टेस्ट आपकी जो रिएक्शन होती है कि 80 मार्क्स आए सिर्फ 200 में से, और ये बहुत ही पुअर रिएक्शन है और आप कहीं ना कहीं यहां पर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हो। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो है जो कहता है कि यार नहीं बहुत हो गया, अब और मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। उनका लॉजिक ये होता है कि वो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं और कहीं ना कहीं अब मैं इससे अगर उभरना चाहता हूं तो पढ़ाई करके उभर सकता हूं और अपने अगले फाइनल एग्जाम में जाकर मैं बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूं। अब मुझे मॉक टेस्ट नहीं देने, मॉक टेस्ट शायद मुझे और खराब कर देंगे या मेरी और नेगेटिविटी इंक्रीज कर देंगे। जनरली बच्चों का एक ओरिएंटेशन हो जाता है ये वाला, और मैंने देखा है कि जब बच्चे इनिशियल ईयर ऑफ प्रिपरेशन में होते हैं तो वो इस कैटेगरी में ज्यादा फॉल करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप प्लान करते हो कि नहीं और मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, आई विल गिव माई बेस्ट ऑन दी फाइनल एग्जामिनेशन, और फिर वो कंटेंट कवरेज की तरफ ध्यान देते हैं। उनका लॉजिक होता है कि हमारे नंबर शायद कम इसलिए आए हैं क्योंकि हमने कंटेंट कवर नहीं कर रखा था, हमने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं रखा था। वो इस लॉजिक को ज्यादा फॉलो करते हैं और उसके बाद उनका ये एम आ जाता है कि आई विल डायरेक्टली डिलीवर इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। लेकिन दोस्तों क्या आपने सच में सोचा है कि अगर आपने मॉक टेस्ट दिया और आपका स्कोर काफी पुअर आया तो क्या वो एक बहुत गलत आपके लिए ओरिएंटेशन थी या गलत मैसेज था? बिल्कुल भी नहीं। देखिए जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में अगेन आप लोग रेक्टिफिकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग सिर्फ एवेल्युएशन की तरफ ध्यान देते हैं। रेक्टिफिकेशन का मेरा मतलब क्या है? देखिए होता क्या है कि आप कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि यार इस टॉपिक पर मेरी नॉलेज थोड़ी कम है और सामने वाले की नॉलेज थोड़ी ज्यादा है, तो आप अपने व्यू पॉइंट्स को और तराशने की कोशिश करते हो, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। लेकिन मॉक टेस्ट के साथ आप ऐसा नहीं करते। और जो पहला मॉक टेस्ट है जो एक्चुअल में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है, आप उसको भूल जाते हो। अब ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज कैसे है? दोस्तों जब आपने पहला मॉक दिया तो आपको पता लगा कि यार परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, मतलब हमारे लिए अभी जो एक्चुअल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है वो हमने बिल्कुल ही फुलफिल नहीं करी है। नो डाउट हमने भले ही सिलेबस कवर कर लिया, नो डाउट हमने भले ही कंटेंट कवर कर लिया, लेकिन अभी हम एग्जाम रेडी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टेस्ट सिर्फ आपकी नॉलेज का नहीं हो रहा है। मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं, वहां पर आप किस तरीके से चीजों को डिलीवर करते हो, किस तरीके से प्रेशर में आप अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हो, किस तरीके से आप ओएमआर शीट में नंबर क्वेश्चन मार्क्स के आंसर लगाते हो, ये सब चीजें डिटरमाइन करती हैं आपकी सिलेक्शन। तो जब आपने पहला मॉक टेस्ट दिया तो क्या आपने उसके बाद अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई किया? दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर आप लोग मॉक टेस्ट को देखकर ये सोच रहे हो कि मेरा नंबर नहीं आया और मैं खत्म हूं और मैं इसके बाद और मॉक टेस्ट नहीं देने वाला, तो शायद आप एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो।
मैं अगेन ये वर्ड यूज करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आप लोगों को एक तरह से गाइड करना चाहता हूं कि ये बेवकूफी सब कर चुके हैं। मैं भी अपने पहले इनिशियल ईयर्स में कर चुका था, लेकिन आप लोगों को नहीं करनी है। और अभी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ये जो लास्ट के मंथ होते हैं ना, यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ पढ़ के नंबर नहीं लेके आ सकते। दिस इज नॉट द इंजीनियरिंग जहां पर हम लास्ट डे रात को बैठ के दोस्तों से नोट्स लेके अगले दिन एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। ये वो नहीं है। यहाँ पर एक डिफरेंट सेट ऑफ एग्जामिनेशन और उसकी रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोगों को अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। भाई क्यों 80 स्कोर आए? इतनी मेहनत करी, साल भर इतने एफर्ट्स पुट ऑन किए, तब भी 80 नंबर आए। तो यार नॉलेज में तो कमी नहीं होगी, लेकिन कुछ और एरियाज पक्का होंगे जहां पर मैंने मिस्टेक करी होगी। क्या पता मैंने कंटेंट लिमिटेड कवर किया हो, मतलब कि मैंने देखो माना कि ये बुक मेरे को स्टैंडर्ड पढ़नी थी, मैंने हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ी, लेकिन मुझे कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े, मुझे लगा कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इस मॉक टेस्ट में वो टॉपिक्स थे, तो वो अब मैंने कवर कर लेने हैं। तो आपने पहले पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये देखना है कि क्या मेरी कंटेंट कवरेज तो लिमिटेड नहीं थी, क्या वहां पर ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनके बारे में मुझे अता पता ही नहीं था। अगर ऐसा है तो वो टॉपिक्स कवर कर लो, क्योंकि वो पेपर में आ सकते हैं, तभी मॉक टेस्ट का वो हिस्सा है। क्योंकि मॉक टेस्ट जैसे हम बनाते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट बनाता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के बनाता है और वो एग्जाम में आ भी सकते हैं, ये भी आपको सोचना होता है। तो वहां पर अपनी कंटेंट कवरेज को अब आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि पुअर एप्लीकेशन ऑफ लर्न कंसेप्ट। देखिए आपने टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए। देखो ऐसे खासकर पॉलिटी में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, इकोनॉमी में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं कि जैसे अगर मैं रेपो रेट इंक्रीज करूं तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है। और अगर मैं मान लो डेप्रिसिएशन ऑफ मनी होती है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा एक्सपोर्ट पे। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जहां पर आपको चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं। मानते हो मेरी बात? इवन पॉलिटी में, देखिए पॉलिटी में जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा में क्या क्या नहीं कर सकता है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको कहीं भी इसका कंटेंट लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा कि अगर पीएम लोकसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में वो ये कर सकता है या ये नहीं कर सकता। लक्ष्मीकांत में मिलेगा नहीं, डीडी बसु में मिलेगा नहीं, सुभाष कश्यप में मिलेगा नहीं, किसी नोट्स में मिलेगा नहीं। तो यहां पर तो एप्लीकेशन आएगी ना यार। हमें पता है कि जो पर्सन जिस हाउस का मेंबर है सिर्फ उसी हाउस में वो राइट टू वोट का अधिकार रखता है, दूसरे हाउस में उसके पास राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे ही एप्लीकेशंस पेपर में आते हैं। देखिए अगर आपको एकदम टुच्चे क्वेश्चन दे दें तो वो क्वेश्चन का पेपर का लेवल ही क्या रह जाएगा, फिर तो हर बच्चा निकल जाएगा उसमें रट्टा मार के या फिर किसी भी और तरीके से। आपको एक अच्छा पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको अपना लेवल भी राइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो पुअर एप्लीकेशन ऑफ लर्न कंसेप्ट, अगेन ये नोट करना है कि यार मैंने पढ़ा तो हुआ था, लेकिन मैं क्या अप्लाई कर पाया पेपर में। अब ये एक ऐसी चीज है जहां पर अगेन प्रैक्टिस ही आपको इंप्रूव कर सकती है, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। आप लक्ष्मीकांत का एक राउंड और लगा लो रिवीजन का, आप स्पेक्ट्रम का एक राउंड और लगा लो रिवीजन का, तो उससे वो चीजें इंप्रूव नहीं होने वाली हैं। लेकिन जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जितनी मेहनत आप पुट ऑन करोगे, वही चीज आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, क्योंकि आपको नई नई डायमेंशन पता लगेंगे, नए नए आयाम पता लगेंगे, नए नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता लगेंगे। ठीक है। देन यू आर कमिटिंग सिली मिस्टेक्स। और देखो दोस्तों अगेन मैं मानता हूं कि पहले पेपर में कोई ऐसा 1-2 30 मार्क ही होगा जो सिली मिस्टेक्स ना करता होगा। मैंने तो बहुत देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं अपने इनिशियल मॉक टेस्ट में। तो ये इनिशियल मिस्टेक क्या हो सकते हैं कि आप ओएमआर में नंबर लगाने वाले थे 9th क्वेश्चन का, आपने लगा दिया 10th क्वेश्चन का। और दोस्तों ये मिस्टेक बहुत कॉस्टली होती है जब हमारा जो सिलेक्शन है ना वो 0.66 मार्क्स से रुकता है। ठीक है। देन पुअर टाइम मैनेजमेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एचपीएस एग्जामिनेशन देखो 2020 का, ठीक है, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूं कि 2020 के एचपीएस एग्जामिनेशन में जो हिमाचल जीके के एचपी जीके के 24 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 23 या 24 क्वेश्चन थे ये पूछे गए। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को एक्चुअल में देखोगे और आपको अगर रियलाइज करना है कि क्वेश्चंस कैसे थे, तो यहां पर मोर देन 7 क्वेश्चंस वर हैविंग 4 स्टेटमेंट, देयर वर लिस्ट टाइप क्वेश्चंस। तो अगर मैं आइडियली बताऊं एक्चुअल में आपको फाइनली, तो यहां पर 75 क्वेश्चंस बेसिकली आपको आंसर करने थे इस पर्टिकुलर हिमाचल जी के कंपोनेंट में। तो 24 क्वेश्चन देखने में लग रहे हैं, लेकिन आपको 75 पॉइंट्स वहां पर एनालाइज करने हैं, तो टाइम तो लगेगा ना यार। अब इस पेपर में क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हो कि आपका पहला राउंड 1.25 घंटे में कवर हो जाए, अगले राउंड में फिर आप आधा घंटा लगाओ और लास्ट के 15 मिनट में आप एक और राउंड लगाओ, तो ये फिर आपकी एक पूरा टाइम मैनेजमेंट हो जाती है और पेपर में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और एक और खास बात कि आप लोग इनिशियली आपको लगता है कि यार नहीं कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हमें सीधा मॉक टेस्ट देना है और उसमें देखना है कितने नंबर है, आप लोग 3 राउंड फॉर्मूला फॉलो करना बंद कर देते हो। 3 राउंड फॉर्मूला क्या है
कि पहले राउंड में आपको सिर्फ वही आंसर लगाने हैं जहां पर आप 100% श्योर हो, जहां पर आपको लगता है कि नहीं मैं गलती इस क्वेश्चन में कर ही नहीं सकता, मैंने 100% पढ़ा, ये क्वेश्चन पक्का ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन लगाने होते हैं जहां पर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो और अब आपको 50-50 डाउट है दो ऑप्शन के बीच में। और तीसरा राउंड वो होता है जहां पर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो और आपको 33% श्योरिटी है कि इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होने वाला है हमारा। तो ये राउंड फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि दीज आर दी बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व एन ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर मुझे क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम, जब आपने पहला मॉक टेस्ट दिया तो उसके बाद आप लोग केयरफुल एनालिसिस करो अपने मॉक टेस्ट की और 5 मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई करो कि आपने क्या कमिट करी है। 5 मिस्टेक्स, और मुझे पक्का पता है कि ये नंबर बढ़ भी सकता है, किसी के लिए 10 भी हो सकती है, किसी के लिए 9 भी हो सकती है। आइडेंटिफाई करो और उसके बाद आप टारगेट रखो कि भाई अगले मॉक टेस्ट में मैं ये नंबर इससे तो कम कर लूंगा, जो इस बार मेरा मिस्टेक का नंबर है उससे मैं कम कर लूंगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों। ये टारगेट मत रखो कि मुझे मार्क्स इंप्रूव करने। मार्क्स अगेन पेपर की लेवल पे डिपेंड करते हैं कि पेपर कितना टफ है, कितना इजी है। इसके साथ साथ कंपटीशन पे डिपेंड करते हैं और कई बार हमारा उस पर्टिकुलर डे पर क्या मेंटल सेटअप है उस पर भी मार्क्स डिपेंड करते हैं। एक सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि मैंने बहुत ब्लंडर नहीं किए, मैंने बहुत पुअर परफॉर्मेंस नहीं दी। तो आपको अभी जो इनिशियली काम करना है कुछ मॉक टेस्ट में, नेक्स्ट 4 to 5 मॉक टेस्ट में, वो आपका काम होना चाहिए कि आपको ये मिस्टेक्स का नंबर कम करना है, ये 5 से नीचे लेकर जाने। ठीक है, एक और बात कि जो मॉक टेस्ट है वो रियल टाइम एनवायरनमेंट में दीजिए। कोशिश करिए कि बेड पे पड़े हुए आराम से ऐसे मॉक टेस्ट नहीं देने, ऐसे लगा रहे हैं आंसर नहीं, क्योंकि पेपर में आपको सीरियसली टेबल पे बैठ के आंसर देने हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग माहौल, बहुत नेगेटिव माहौल, एक तरह का एंजाइटी वाला माहौल, उस माहौल में आपने पेपर देने हैं। तो संडे को 9:30 से 11:30 ही आप बैठ के पेपर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइमिंग है क्योंकि हमें प्रैक्टिस इस टाइमिंग की करनी है। और कोशिश करिए कि इस मॉक टेस्ट को देने के बाद कम से कम 1 घंटे इसकी एनालिसिस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है, आपकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। दोस्तों द मेन फंडा फॉर सिलेक्शन इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यू आर नॉट परफेक्ट, और मैं कहता भी नहीं कि आप लोग परफेक्ट हो जाओगे, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक डायरेक्शन होती है कि यार अगर मान लो ये आइडियलिज्म है जो हम अचीव करने की सोचते हैं लेकिन अचीव कर नहीं पाते, ये अभी हमारी रियलिटी है और ये हमारा बिगिनिंग पॉइंट है। तो जो ये गैप है आइडियलिज्म और रियलिटी के बीच में, इसको हमें मिनिमाइज करना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार इस गैप को ब्रिज करें। और वो कैसे ब्रिज होगा, जब आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करोगे। जिस दिन आप परफेक्ट हो जाओगे ना, उस दिन आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाओगे, जिस दिन ये गैप आपका मिनिमम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करो अच्छे से कि भाई अगले 1.5 महीने में मुझे करना क्या है, मुझे किस हिसाब से अपनी रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट को अलाइन करना है। देन उसको प्रॉपरली करना भी है। सिर्फ प्लान बनाने से, टेबल के आगे चिपका लेने से काम नहीं होना है दोस्तों। थोड़ी सी अब एक्शन की रिक्वायरमेंट है, एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है। देन थ्रो मॉक टेस्ट, चेक व्हाट हैव यू डन, कि आपने क्या क्या कर लिया है उसको चेक करिए। और उसके बाद जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उन पर एक्ट करिए, उनको दबाइए मत, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए, इवेल्युएट करने की कोशिश करिए, उनको ठीक करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये मेरा सोल पर्पस था इस वीडियो का। और हम आपके लिए लेकर आए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी, जहां पर हम आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और प्लस कंप्लीट हिमाचल जी के सिर्फ 800 रुपीज में। एक्चुअल में 2400 का था, लेकिन 800 रुपीज आप लोगों के लिए वन टाइम ऑफर है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिमिलरली फॉर योर 360 डिग्री प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंप्लीट, सी सेट हो गया, हिमाचल जीके हो गई, करंट अफेयर हो गया, एंड लाइव रिवीजन क्लासेस हो गई, इसके साथ साथ कंप्लीट जीएस हो गई, वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 2400 रुपीज में। और ये अगेन 8000 का था, बट वन टाइम ऑफर में 2400 का मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों इस टाइम पर आप लोग अगर कोई प्रेशर फील कर रहे हो तो प्लीज डू कॉल अस एट 8146207241 और हम आपसे बात करेंगे, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक भी एक्सक्यूज आप लोगों की तरफ से नहीं चाहिए इस बार सिलेक्शन नहीं होने का। ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और भी अगर कोई सलाह है आपके पास, सजेशन है आपके पास, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।